अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमाइल और आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि रेशो और प्रोपोर्शन का है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं स्टेटमेंट से। इफ़ ए रेशो बी रेशो सी इज़ 3, 4 and 7 देन द रेशो ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विद सी इज़ इक्वल टू। तो अब हमने वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी का आपस का रेशो है 3:4:7। तो हमने जो नया रेशो फाइंड करना है वो रेशो है ए प्लस बी प्लस सी, उसका रेशो हमने निकालना है सी के साथ। अब इसमें उसने क्या किया है कि ए बी और सी की जो हमें वैल्यूज़ गिवन है इस रेशो में, उन सबको हमने ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हमने उसका रेशो सिर्फ सी की जो वैल्यू है उससे निकालना है। बहुत ही इंतहाई सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसमें हम करेंगे क्या, जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसका देख लिया कि ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाता है 3:4:7। हमने इसका सम निकाल लिया कि तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 14x। तो जो ये वाली वैल्यू अभी इधर इसमें है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, वो ये वैल्यू हमारे पास बन गई और उसकी वैल्यू हमारे पास है 14x। और जो c है, c की वैल्यू सिंपल हमारे पास आ गई 7x। तो अब हम जब इसका ये वाला रेशो फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे, रेशो विद c, सिर्फ c की वैल्यू वो क्या है 7x। तो सिंपल ये जो है कैंसिल हो जाएगी और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सिर्फ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोई ज़रूरत थी और आपको जो है उसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें वो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज़ इन रेशो 2:3 एंड रेशो 4। 3 क्लासेस हैं, उनका रेशो क्या है 2:3:4। अच्छा, तो अब वो कह रहा है कि इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, हर क्लास में 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब ये वाली क्लास भी, ये वाली भी, ये वाली भी, इसमें 12 स्टूडेंट्स हम इंक्रीज़ करेंगे तीनों क्लासेस में। तो वो कहता है जो हमारे पास रिजल्टिंग रेशो आ जाता है वो आ जाता है 8:11:14। 8:11:14। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आगे वो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस इन द बिगनिंग वाज, ये हमारे पास आया है बाद का रेशो 12 ऐड करने के बाद सब क्लासेस में। तो वो कह रहे हैं कि जो ये वाला रेशो है ना 2:3:4, तो वो रेशो के मुताबिक जो पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे उस क्लास में वो कितने थे, ये हमने फाइंड करना है। बहुत ही इंतहाई सिंपल जो ये क्वेश्चन है, इसका जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसी तर्ज पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम सपोज़ कर लेंगे कि जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो हैं 2x, 3x और 4x। तो हमने फाइंड क्या करना है कि इन तीनों का कलेक्टिव हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले कितने थे। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए जो कि है 9x आ गए। उसके बाद अब हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। हम उनको यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और सिर्फ x की वैल्यू से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम a:b को ले लें या हम b:c को भी ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम a और b का रेशो ले लेते हैं। वो कैसे लेंगे कि a की वैल्यू क्या है 2x हमारे पास, ये यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा है हमने लिखी थी, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x। उसके बाद b की वैल्यू क्या है 3x। अब उन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट में कि इफ़ 12 इज़ एडेड इन ईच क्लास, तो a में भी हमने 12 ऐड कर दिए, b में भी 12 ऐड कर दिए। तो उसने कहा कि जो न्यू रेशो बनता है
न्यू रेशो बन जाएगा 8। अगर ए वाली क्लास में हमने 12 स्टूडेंट्स ऐड किए हैं तो हमारा रेशो बना है 8। अगर हमने सेकंड क्लास जो बी है उसके अंदर 12 स्टूडेंट्स ऐड किए हैं तो हमारा जो रिज़ल्टिंग वो रेशो बनी है वो बनी है 11। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। इंतहाई सिंपल तरीके से इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी कि 11 इंटू 2x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 3x प्लस 12। जगह ना होने की वजह से मैंने इसको नीचे रख दिया, वरना इसके सामने आना चाहिए था। अब आप इसको सॉल्व करें। सॉरी, यहाँ पे मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 11 2s are 22 एंड 11 12s are 132। इसी तरह 8 3s are 24 और 8 12s are 96। तो आपको जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी 18। ये सॉल्व कैसे किया आप, इंतहाई इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस स्टेप से भी अगर हम इसको देखते हैं तो 132 में से आप 96 माइनस करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। 2x है इस तरफ तो x को इधर ही रहने देंगे, 36 को आप 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास 18 आ जाएगा। तो इस आप सॉल्व इसलिए आप नहीं करें क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी इक्वेशन है जो कि अब आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 18। x की वैल्यू 18 का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने जब फाइंड करने हैं तो वो क्या है, 9x। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 18 तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 162। क्या ये आंसर हमारे ऑप्शंस में मौजूद है? यस, हमारे पास ये आंसर मौजूद है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉक्स हैज़ 210 कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं 210 ऑफ डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस कहते हैं कि कौन कौन से सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं। अब वो कहता है कि द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इज़ 13:12। ये क्या है, ये इनका रिस्पेक्टिव रेशो है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज़, कि 1 रुपी कॉइन कितना होगा फिर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है कि इट्स वन ऑफ अ काइंड। आप इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली नहीं देखते कि आपकी नज़र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गुजरें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं मगर स्टिल ये क्वेश्चन है तो हमें इसको करना पड़ेगा। इसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं कि इसका आंसर ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, मगर इसमें कन्फ्यूजन ये लोग कर जाते हैं कि वो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड नहीं देखते और ये नहीं देखते कि आपने वैल्यूज़ को किस तरह पुट करना है। तो वैल्यूज़ पुट करने का ये तरीका है कि आप इस क्वेश्चंस को इस तरह से लें। अब हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं कि रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ कॉइन्स क्या है, ठीक है, वो है 13:11। ये रिस्पेक्टिव रेशो है। अब जब हमने उसने कहा है कि नंबर ऑफ़ 1 रुपी कॉइन फाइंड करना है तो नंबर ऑफ़ 1 रुपी कॉइन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 50 पैसाज वाले कॉइन्स हैं ना, जो 11 रेशो जिनकी है उनको हमने 1 रुपी कॉइन के बराबर करना है, बिकॉज दे आर हाफ इन वैल्यू। 50 पैसाज, 2 50 पैसाज हों तो वो एक 1 रुपी बनते हैं। तो जितने भी हमारे पास 50 पैसा कॉइन होंगे इस इक्वेशन में क्या है, 11 हमारे पास है 50 पैसा कॉइन। अब इसको अगर हमने इसके बराबर करना है ताकि सारे डिनोमिनेशंस 1 रुपी के बराबर बने ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ये जो है ये 50 पैसास के डिनोमिनेशन है और ये है 1 रुपी डिनोमिनेशन, ठीक है। ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, मगर ये 50 पैसाज हैं तो इसको जब हमने अगर 1 रुपी में कन्वर्ट करना है
तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब दो डिफरेंट वैल्यूज़ का तो एक सेम रेशो नहीं हम निकाल सकते। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम उस रेशो को बराबर कर सकें और हम इसके 1 रुपी डिनोमिनेशंस का नंबर फाइंड कर सकें। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 13:22। अब इसके अंदर से 1 रुपी का जो कॉइन है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये वो यूनिवर्सल बेसिक फार्मूला है कि जो टोटल रेशो है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ रेशो से, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल सम ऑफ मनी या जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती है, जो कि इस क्वेश्चन में 210 है। अब आप इसको जब सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ जाएंगी 13/35, ये हमें इन दोनों को ऐड करके 35 आ गया, मल्टीप्लाई 210। अब 35 6 होता है 210, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 × 6 = 78। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन जो है 90% लोगों को नहीं आता, सिर्फ इस वजह से कि वो इसकी बेसिक रूट पे नहीं जाते कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय जो है क्वेश्चन को गलत करार देना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। तो उसके बरक्स अगर आप इस चीज़ को इस तरह देखें कि लॉजिकली ये चीज़ इस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि अगर एक 1 रुपी डिनोमिनेशंस हैं वो और एक 50 पैसास के डिनोमिनेशंस हैं, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए या रेशो को बराबर एक दूसरे के करने के लिए हमें उनकी वैल्यूज़ को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो जो 50 पैसास कॉइन है वो भी 1 के बराबर हो जाएं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर कर लें, बजाय कि हम हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनाएं, ताकि एक रिदम से हम इसको चलते रहें। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ 2/3 ऑफ a = हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ साथ अपनी शीट पे भी ये चीज़ लिख लेनी चाहिए हमें। इफ़ 2/3 ऑफ a = 75% ऑफ b, 2/3 of a = 75% ऑफ b। आगे वो फिर कहता है कि इज़ इक्वल टू 0.6 c, तो इज़ इक्वल टू 0.6 c, ये हमारी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वो कहता है a, b और c का रेशो फाइंड करें। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो। सिंपल हमने इस क्वेश्चन को अपने पास लिख लिया जिस तरह उसने कहा था। 2/3 a = अगर हम 75% को परसेंटेज की जगह उसको बाय 100 लिखें तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 25 3s are 25 4s are, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 b = अब 0.6 है, तो 0.6 को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में करें तो वो हमारे पास होता है 6/10। तो 6/10 को फिर कैंसिल कर दें तो 3/5, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 3/5 c। ये अब हमारी बेसिक जो है वो इक्वेशन बन गई जो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए क्या करना है कि हमने इन 3 इक्वेशंस हैं, हमने बी जो है ना, बी वो सबसे ज़्यादा मेन इक्वेशन होती है जिसको हमने बराबर करना होता है। अभी इस वक्त जो है ये इनमें से कोई भी इक्वेशन बराबर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वक्त में इस पार्ट को लेंगे और एक वक्त में इस पार्ट को लेंगे। ये अब 2 पार्ट्स हैं, इन 2 पार्ट्स को हमने अलग से सॉल्व करना है। तो अलग से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले 1 पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेपरेट अपने पास लिख लेंगे। ये इस सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करूँ, इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब करने के लिए क्या होगा, ए सेपरेट कर दिया हमने 2/3, ये 2 ये 3 जैसे हमारे पास मौजूद है वैसे ही लिखेंगे। सिमिलरली बी को भी हमने b × 3/4 लिख दिया। जब हमारे पास ये इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर दी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के ज़रिए a/b करना है और इनकी जब इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास इजीली आ जाएगा 9/8। ये आएगा कैसे आपको दिखा भी देते हैं, वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो आपको इसमें कोई होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। a/b इज़ इक्वल टू, अब हम 3/4 जो हमारे पास था उसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं, तो 3/2 इज़ इक्वल टू 9/8। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि ये वाली है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है b और c, ये सेकंड पार्ट जिसके बारे में बात कर रहे थे। इसकी इक्वेशन हम ले लेंगे। इसकी इक्वेशन लेने के लिए भी हम सेम करेंगे, b/c इज़ इक्वल टू 3/5 वैसे ही रहने दें और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें। ये कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो b/c की वैल्यू है 4/5। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हमारे पास, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। और अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम b की वैल्यू को सेम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में। अब a/b/c ये हमारे पास 3 है। अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं जो कि है 9/8। अब ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट की वैल्यू की तरफ जो कि है 4/5। ये हमने सबसे पहले सॉल्व की थी a/b और ये हमने उसके बाद सॉल्व की b/c। अब हमने इसको कलेक्टिव लिख लिया और कलेक्टिव लिखने के बाद अब हमने a हमारे पास सिंगल वैल्यू है, b भी सिंगल वैल्यू है। मसला है इसका कि b की 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम b की वैल्यू को सेम करेंगे। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इसके बराबर हो जाए। तो 4 को जब 2 से करेंगे तो हमें 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी 8/10। अब क्या हुआ कि ये रेशो सेम करने की वजह से हमारी ये रेशो इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास जो फाइनल रेशो या रिज़ल्ट आ गया वो आ गया 9/8/10। तो क्या ये जो आंसर है ये हमारे आंसर में मौजूद है? तो यस, ये आंसर हमारे पास मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में इतना कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर इसको आप देखें तो इंतहाई सिंपल तरीके से आपको इस इक्वेशन में समझाया। अगर आप साथ साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अपने साथ साथ लिख के, और इनको अपनी कॉपीज़ पे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस टैब में जगह जो है वो लिमिटेड होती है, तो मुझे साथ साथ इसको इरेज करना पड़ता है। बट इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद मी देन इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू सेव दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे ताकि आपके लिए भी ईजी हो और वीडियो इतनी लंबी भी ना हो। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है कि इफ़ a एंड b आर इन रेशो 3/4, a और b का जो रेशो है वो है 3/4। तो अब इस रेशो, जब आपके पास ये रेशो मौजूद है और उसके बाद कह रहा है b और c उसका भी रेशो मौजूद है, हमारे पास 2 रेशोज़ मौजूद हैं। तो वो कहता है a और c का रेशो कैसे आप फाइंड करेंगे। अब इसको हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं इसका रेशो। तो वो दोनों तरीके आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके ऊपर चूँकि एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जिस तरीके से आप ज़्यादा एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर सकते हैं या फास्टली सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो एक तो फर्स्ट मेथड जो है जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेथड ये इधर है मौजूद कि हमने a/b/c हमें तीनों रेशोज़ मौजूद हैं। हमने क्या करना है कि हमने a और c की रेशो, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किस तरह से a, b और c की वैल्यू ये जो थी इनको फाइंड करने के लिए क्या किया था, b को सेम किया था। सेम इसी प्रिंसिपल पे हम इस क्वेश्चन में भी जाएंगे कि हमने a, b और c की वैल्यूज़ लिख देनी है, a/b/c। अब a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, ये हमारी है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से ली। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से हम लेंगे 12 और 13, 12/13। अब ये एक तरह की हमारी, जैसे हम 6-7 क्लास में अलजबरा के क्वेश्चंस करते थे तो हम इस तरह से ऊपर और नीचे वैल्यू लिख लेते थे, जो जो वेरिएबल सेम आता था तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर भी हम यही करेंगे। हम अब समझेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हमारे पास बड़ा नंबर है 12, इसको हम कम नहीं कर सकते, तो हम इसको कम ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो b/c के अंदर जो b की वैल्यू है उसके बराबर आ जाए।
तो सिंपली हम 4 को हमने 12 बनाना है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 से करेंगे तो हमें a को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a की वैल्यू को। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी, 3 3 आर 9। उसके बाद ये हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी 9:12, और ये रेशो हमारे पास c की जो है एज़ इट इज़ लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई a:b:c की वैल्यू। तो अगर हम इसमें से सिर्फ a और c की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू 9:13, जो कि हमारे इस आंसर में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद दूसरे तरीके से अब आपको बताते हैं। दूसरे तरीके से भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वो तरीका ये है कि आप सिंपली a/b की वैल्यू को b/c की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने इधर किया। तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ जाएंगी, 3/4 मल्टीप्लाई 12/13। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपके पास a/c बच जाएगा इधर, और इस तरफ आपके पास 9/13 बच जाएगा। तो a/c का मतलब है कि a/c इज़ इक्वल टू 9/13। इट मीन्स कि a/c इज़ इक्वल टू 9/13। तो ये भी आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको मिल जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद तो है कि इसमें आपको समझ आ जाएगी, बट स्टिल, और अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी हम रिज़ॉल्व कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रैक्टिस ही है जो कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके जो है दिमाग और आपका हाथ सिंक्रोनाइज होगा इन क्वेश्चंस के साथ। और आपके ऊपर ये कंडीशन आनी चाहिए कि आप इतनी दफ़ा इनको सॉल्व कर चुके हो कि आपके दिमाग से भी पहले आपका हाथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो जो कि आपको समझ ना आए रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, या रिगार्डिंग एनी अदर क्वेरी जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प कर सकती है, तो आप वो इस किसी भी वीडियो में कमेंट्स में या डायरेक्टली हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और तब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।